दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बुरी खबर आई है पवन खेड़ा के खिलाफ। कांग्रेस के बहुचर्चित मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से आई है बुरी खबर। दरअसल उनको एक जो अग्रिम जमानत मिली थी, आसाम में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी के द्वारा उनके खिलाफ जो मानहानि का और मुकदमा दर्ज कराया था, वो जो 7 तारीख को माफ कीजिएगा 6 तारीख को आसाम में दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी के लिए, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए आसाम पुलिस 7 अप्रैल की सुबह 11 बजे पवन खेड़ा के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी। पवन खेड़ा तब नहीं मिले थे और बाद में पता चला कि पवन खेड़ा को पहले से कुछ जानकारी मिल गई थी और चुपचाप वो तेलंगाना पहुंच गए थे। तेलंगाना में 10 तारीख को उनको हाई कोर्ट से 1 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत मिली थी गिरफ्तारी के खिलाफ और 10 अप्रैल को जो तेलंगाना हाई कोर्ट से फैसला आया था, तब कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंह भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम कोर्ट में हेमंत बिश्व शर्मा को घसीट देंगे और उनको एक तरह से ये था कि उनको हम परेशान कर देंगे। बड़ा आत्मविश्वास में बातें कर रहे थे। लेकिन आज 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने वो जो अग्रिम जमानत मिली थी पवन खेड़ा को, वो आज रद्द कर दी है और उनको बोला है कि आप अग्रिम जमानत पाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट या गुवाहाटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करिए। यानी अब हेमंत बिश्व शर्मा की पुलिस चाहे तो पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर सकती है या फिर पवन खेड़ा फिर से भूमिगत हो जाएंगे। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये पूरा विवाद क्या था। आसाम में चुनाव थे। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकू भाई शर्मा के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट है, दुबई का, संयुक्त अरब अमीरात का और बारबाडोस और एंटीगुआ का। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कई हजार करोड़ की विदेशी संपत्ति उनके पास है। अब ये आरोप देखिए, इन आरोपों की टाइमिंग देखिए। 9 अप्रैल को आसाम में चुनाव होने वाला है। 5 अप्रैल को कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आरोप लगा देते हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट है। भाई साहब, तालका मचना था, मच गया। और आनंद फानन में आसाम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई रिंकू भैया शर्मा ने, जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, और आसाम पुलिस तुरंत इस मामले में गिरफ्तारी करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है अगले दिन 7 तारीख को। लेकिन मैंने बताया जैसे वो गायब हो गए थे। और इसके बाद 9 तारीख को आसाम में मतदान। आसाम में पिछली बार जब 2021 में मतदान हुआ था तो 82% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ 85% मतदान हुआ। कई लोगों को कहा कि ज्यादा मतदान के चलते हो सकता है कि आसाम में बीजेपी हार भी जाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो 5 तारीख से शुरू हुआ है, पहले इसमें 7 तारीख को गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंचती है, 10 तारीख को उनको तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिलती है, 1 हफ्ते की ट्रांजिट बेल पे जमानत दी जाती है, अग्रिम जमानत। और आज 15 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो एक तरह से पवन खेड़ा की मुसीबतें बढ़ गई है। तो हमारे साथ है विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, अब क्या कहेंगे? अब इसमें क्या हो गया? पवन खेड़ा फिर पहले की तरह भूमिगत हो जाएंगे या अभी वो पहले से भूमिगत हो गए होंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चूंकि आप लेकर के आए हैं और इस पूरे देश की न्यायिक प्रक्रिया हमेशा से विवादों के घेरे में रही है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने अब आप तो एक नया शब्द का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं विवादों से घिरी पड़ी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया उनकी अग्रिम जमानत याचिका? नहीं, मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे। देखिए, पवन खेड़ा ने बतौर कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई आरोप लगाए थे, उन आरोपों की पहले जांच होती, वो आरोप झूठे और मिथ्या पाए जाते, उसके बाद जो हमारी डीआरआई, चाहे डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करिए, इकोनॉमी इंटेलिजेंस की बात करिए, आरबीआई की इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी बात करिए,
इन लोगों को पहले इन आरोपों की जांच जरूर करनी चाहिए थी। और पासपोर्ट की जो बात आई है, पासपोर्ट की बात अगर आई तो विदेश मंत्रालय को भी इसकी जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उसके बाद डेफिनेटली ये एफआईआर होती तो ये एक विधिक प्रक्रिया के अनुपालन में मानी जाती, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर थे। देश के राजनेताओं पे अगर ऐसे आरोप लगे और बिना जांच किए अगर आरोप लगाने वाले पे एफआईआर होने लगी, तो मैं कहता हूं मान लेते हैं कि 10 आरोप में 2-4 बेबुनियाद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 के 10 आरोप झूठे साबित होंगे। तो मुझे लगता है कि पहले जांच होनी आवश्यक थी। जांच किए बिना सीधे एफआईआर कराना तो ये प्रशासनिक प्रभाव का कहीं ना कहीं रसूख का प्रमाण दिखाई देता है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री का था। मुख्यमंत्री के ऊपर तो जिस पार्टी में आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, उस पार्टी के लोग जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे तब यही आरोप तो वो भी लगाते थे। तो मुझे लगता है इस आधार पे तो उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए थी। धारा 338 जिसमें कि मूल्यवान प्रतिभू, वसीयत आदि की जालसाजी, इसमें 10 साल से अधिक का सजा का प्रावधान कर दिया है। वो इनके ऊपर लगाई गई, 337 लगाई गई है, 340 लगाई गई, 318 लगाई गई, 35 लगाई गई, 61 लगाई गई आपराधिक साजिश। चुनाव के और मानहानि की बात की गई, 175 चुनाव के संबंध में झूठा बयान देना, 365 मानहानि लगाई गई है, 352 शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, ये इसमें आधे कृत्य तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोमांस खाने की बात करके ही कहीं ना कहीं सामाजिक शांति को भंग करने की नहीं नहीं बात कर विवेक दी। जी, देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस ने जो मैंने कई नेताओं के बयान सुने थे जी, उन्होंने पवन खेड़ा के बयान से अपने आप को अलग कर लिया था, कांग्रेस अलग ने कर खुद ही लिया। अलग जी, कर लिया था। जी, जी, देखिए जी, दूसरी जी। तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि उनके पास कोई विदेशी पासपोर्ट नहीं था। जब आप जाते हैं तो उनको एक, जैसे आप दुबई जा रहे हैं तो एक वीसा का लाइसेंस वगैरह मिलता है कि जी, इतने दिन वीज़ा का वीज़ा वीसा। मिलता। जी, जी, तो उस जी। तरह के कागज को मतलब जिन जिन वेबसाइट्स के जरिए आरोप लगाए वो वेबसाइट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के दिन लगी या उसके बाद बनी, मतलब इसमें तमाम मतलब। और नहीं, सबसे बड़ी बात देखिए, विवेक जी ये मेरी तो बात टेक्निकल। विवेक जी मेरी हाँ, ये बात तो सुनिए। विवेक जी मेरी बात सुनिए, इस देश में इतिहास रहा है, केजरीवाल जी ने सबके ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। बाद में कोर्ट में किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाए और सब में जाकर उन्होंने माफी मांग ली। हुँ, और हेम पवन खेड़ा ने टाइमिंग देखिए, 9 तारीख को मतदान है, 5 तारीख की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें गंभीर आरोप लगाए। भाई सवाल जी। ये उठता है कि अब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, किसी किसी राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी पर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि 3-3 देशों का पासपोर्ट है, बड़ा गंभीर आरोप है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पवन खेड़ा जी को क्लीन चिट नहीं नहीं, मिलनी पुलिस चाहिए तो थी। जांच ही, मेरी बात सुनिए, एफआईआर हो तो पुलिस तो जांच ही कर रही थी, पवन खेड़ा भाग नहीं, क्यों नहीं, गए? नहीं, 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 नहीं नहीं, 2 पवन बातें खेड़ा हैं। दिल्ली घर छोड़ के क्यों चले गए? नहीं, नहीं, मैं 2 बातें स्पष्ट कर दूं। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए, मेरा कहना है कि पहले पवन खेड़ा के आरोपों की जांच करनी चाहिए थी सेंट्रल एजेंसीज को। अगर वो जांच में पवन खेड़ा के आरोप मिथ्या पाए जाते, पवन खेड़ा के ऊपर इससे भी गंभीर अपराध में एफआईआर दर्ज होती, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। समस्या ये है कि यहाँ पर जब शिकायत आप भ्रष्टाचार की करते हैं, तो कई मामले ऐसे होते हैं कि प्रशासनिक प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल करके इन मामलों को ही दबाने का, मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाता है, एविडेंस को मिटाने का प्रयास किया जाता है। मैं तो बड़ी स्पष्टता से पूछ रहा हूँ, क्या विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? 3 पासपोर्ट को झुठलाने की या नकारने की कोई आधिकारिक रिकॉर्ड की बात सामने आई अभी तक? अभी ये जांच का विषय है। लेकिन पवन खेड़ा पे तड़ातड़ एफआईआर होना, हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव के समय, चूंकि देखिए राजनीतिक पार्टी के वो बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, और चुनाव के समय यकीनन ये उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करने से रहा होगा, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन पवन खेड़ा जी के आरोपों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए, उनके पास अगर उसके एविडेंस है तो उनको कोर्ट में आगे प्रस्तुत करना चाहिए। अब चूंकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो ट्रांजिट बेल इनको दी थी, उस ट्रांजिट बेल की ग्राउंड ये होती है कि जैसे जब आपको गिरफ्तारी की या द्वेषपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई की या किसी भी प्रकार के द्वेष भाव की आशंका होती है, तब ट्रांजिट रिमांड की एक बाकायदा लीगल प्रोसीजर है ये, कि आप जाकर के अपने कंसर्न हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल लेते हैं कि टिल द टाइम, उसमें आपको एक टाइम ड्यूरेशन मिलता है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 नहीं हफ्ते नहीं, का 1 हफ्ते का मैक्सिमम। मिला था, 10 अप्रैल को उनको मिली हाँ, थी। हम मेरे हिसाब से 17 या 18 हाँ। तारीख तक टाइम होगा तो उनके पास। 10 अप्रैल को अगर उनको मिली थी, तो मुझे लगता है उनको जाकर के असम में हाई कोर्ट में बेल फाइल करनी चाहिए थी। वहां पे एंटीसिपेटरी या वो अपनी रेगुलर बेल फाइल करते, सरेंडर करके बाकायदा। लेकिन बात वही है, वो एंटीसिपेटरी का भी लाभ ले सकते थे, चूंकि उन्होंने नहीं किया। चूंकि ट्रांजिट बेल में अगर उनको 1 हफ्ते का समय मिला था, तो उस 1 हफ्ते का समय मुझे लगता है उन्होंने माउथ शट में ही यहाँ वहां खराब कर दिया है। अन्यथा मुझे लगता है 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन काफी होता है एंटीसिपेटरी बेल फाइल होने के लिए।
अगर वो चाहते तो इस प्रक्रिया का अनुपालन कर सकते थे वो। ट्रांजिट बेल, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जब ये लोग मूव कर गए, सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको 3 हफ्ते में उनसे जवाब तलब किया है। तो यहाँ पर बात ये भी है कि पवन खेड़ा जी के पास जो भी रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दें। अगर उनके एविडेंस वैलिड होंगे लेकिन तो जो कि डेफिनेटली उनकी सुप्रीम कोर्ट अग्रिम कंसीडर जमानत करेगा। जो उनको मिली थी वो तो उस पे रोक लगा दिए ना। नहीं, हाँ, वो तो डेफिनेटली जब वो प्रोसीड हो रहा था, मैंने इसीलिए कहा कि जब पवन खेड़ा जी को जब ट्रांजिट बेल ग्रांट की गई, उनको इमीडिएटली तत्परता दिखाते हुए 1-2 दिन के अंदर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी चाहिए थी वहां पे, असम में। लेकिन उन्होंने उस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। और ऐसा नहीं है, देखिए न्यायपालिका में मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे बताऊं, ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के अनुसार ही जजमेंट आते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी का ही एक प्रकरण हुआ था, जिसमें गलत तरीके से उनका अपहरण किया गया, फिर उसको गिरफ्तारी दिखाई गई। कोर्ट ने बहुत तगड़ी मतलब कठोर टिप्पणी की, फटकार लगाई, बहुत मजबूत फटकार लगाई सरकार को। पवन खेड़ा जी को थोड़ा विश्वास करना चाहिए था, उनको तत्काल एंटीसिपेटरी मूव करनी चाहिए थी। यहाँ उनसे गलती हुई है डेफिनेटली कि इस समय को उन्होंने व्यर्थ गंवाया है। नहीं तो अब तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाके प्रोसीजर ही अपनी वही है बेल। अल्टीमेटली। आपकी जब एफआईआर वहां रजिस्टर्ड है, या वहां पे जब एफआईआर रजिस्टर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस की तरफ से अगर आपको किसी तरह का इस तरह की आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, पुलिस के सामने आपको प्रस्तुत होकर के अपने बातों को, एविडेंस को रखना चाहिए। और अगर आपके एविडेंस वैलिड है तो डेफिनेटली पुलिस भी उसको ऐसा नहीं कि ऑन रिकॉर्ड नहीं लेगी, उसको कंसीडर नहीं करेगी। पुलिस भी चार्जशीट लगाते समय ये देखती है कि चार्जशीट में वो चीजें आए जो कि एविडेंशियल फैक्ट के अनुसार हो, न कि मैनिपुलेशन के अनुसार। क्योंकि मैनिपुलेशन आप यहाँ करेंगे लेकिन कोर्ट में फंस जाएंगे, तो नौकरी पुलिस वालों की जाएगी। उसमें कोई राजनीतिक वाला, कोई राजनीति नेता होता बचाता नहीं है किसी को अरे आकर के। पुलिस की ये सब नौकरी कहने की कहाँ बात है। जाती विवेक जी। अभी आजमगढ़ का एक किस्सा है, एक भाजपा का बूथ अध्यक्ष था अभिषेक सिंह, उसका ये दावा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसके आंखों पे पट्टी बांध कर ले जाके उसको पकड़ के घर से ले गए और पैरों में गोली मार दी, हाफ एनकाउंटर कर दिया। अब वो जमानत पे बाहर आया है, लगातार आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य ने बकायदे कल फोन पे संजय प्रसाद से बात की और उस बातचीत को रिकॉर्ड कराया। मतलब वो जो मतलब ये कमाल की बात होती, उसको रिकॉर्ड करा के वायरल किया गया। तो क्या हो गया अब वो देखिए कह रहे यहाँ हैं पे कि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से रतांधों की तरह हो चुका नहीं नहीं, है। मेरी बात सुनिए। अगर कोई हाँ, आरोपी ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने उसको पहले घर से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको बाद में ले जाके हाफ एनकाउंटर कर दिया, इतनी देर से वो चिल्ला रहा है, तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। क्या कोर्ट ऐसे मामले में खुद संज्ञान नहीं ले सकती कि भैया ये अब आदमी कह रहा है तो इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी भी जांच कराई जाए कि एनकाउंटर फर्जी है कि क्या है? देखिए कोर्ट संज्ञान तो पूरा ले सकती है, कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, उसके पास वो हर चीज का संज्ञान ले सकती है। लेकिन कोर्ट अगर हर बातों का संज्ञान लेगी तो सरकारी कोर्ट को चलाने दिया जाए। क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था की तो खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। इस सरकार में कानून व्यवस्था एक नाम मात्र के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में रह गई है। और जो बचे कुचे ईमानदार अधिकारी हैं, जो कि वास्तव में मैनिपुलेट नहीं होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के मंतव्यों के अनुसार काम नहीं करते, उनको दे दिया जाता है माल गोदाम, होमगार्ड या इस तरह के रजिस्टर की ड्यूटी दे दी जाती है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ना दी जा सके, और उनको चार्ज से हटा दिया जाता है। तो या तो वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया जाएगा किसी सरकार के किसी जज के या किसी अधिकारी के या किसी नेता के बंगले के बाहर, दिन भर उनकी वीआईपी ड्यूटी देखते रहिए बैठ करके। तो जो ईमानदार अधिकारी है, देखिए उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। हाँ, कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जो बैलेंसिंग बना के चलने का प्रयास करते हैं, तो उनको आए दिन आलोचना, फटकार दोनों तरफ से झेलनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर विशेष बात की जाए, जो आपने भी आजमगढ़ के एक प्रकरण की बात की है, इस आजमगढ़ के गढ़ के प्रकरण में देखिए ना, खुलेआम राजनीति हो रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो मैंने उसपे कुछ बयान सुने थे, भाजपा के कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पे एनकाउंटर हुआ। मेरा सीधा कहना है कि जिसने एनकाउंटर किया, क्या अभी तक उसकी जिम्मेदारी तय हुई? कौन था प्रभारी उस समय? हर प्रभारी तो एक दूसरे पे डाल रहा है। मीडिया के सामने तो हर प्रभारी कह रहा है कि मैं नहीं था, तो वो गया कौन उसको लेकर के? यही बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आजमगढ़ के कप्तान से कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आजमगढ़ के कप्तान इस मामले में नदारद दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत तेजी से हर बात में प्रखर मुखर होकर के बोलते हैं, लेकिन इस प्रकरण में सब लोग शांत है। तो प्रायोजित तरीके से देखिए, ये बात समझने वाली बात है कि ये ठाकुरों की सरकार कही जाती है। जो एक बात आती है,
ठाकुरवाद केवल वहां सीमित है जहां पर कि वर्चस्वधारी लोग बैठे हैं, माफिया या रसूखदार लोग बैठे हैं। लेकिन सामान्य वर्ग की अगर बात करिए, जैसे ठाकुरों की बात करें, वो सब पीड़ित है, कोई किसी का नहीं है। जिसको जहां इस्तेमाल कर रहा है उसका हाफ एनकाउंटर करके इस्तेमाल करके वाहवाही लूटी जा रही है। और संजय प्रसाद जी की बात आई, बिल्कुल जायज बात है। हमने देखा एमएलसी देवेंद्र सिंह, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, नाम शायद देवेंद्र सिंह जी है। तो देवेंद्र सिंह जी ने कम से कम ये इच्छा नहीं, शक्ति, ये नैतिकता बड़ी दिखाई। अच्छी बात लगी। देवेंद्र प्रताप हाँ सिंह बात कर रहे हैं संजय प्रसाद जी से, उसका वीडियो बन रहा है। अरे जी भाई, आप जी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप जी। सीधे मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप इस पे जांच जांच नहीं, का एक आदेश बात और करवाइए। है, एक हाँ, बात और है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की स्थिति यह है कि उनकी वीडियो कोई भी वायरल कर सकता है बना करके इस तरह से। इस पर ना कोई बात होगी, ना कोई उस पे क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव की स्थिति अरे की सर, फोन चपरासी के बना उस के रख तरफ दी गई कौन है। है, कौन जान रहा है? नहीं तो प्रमुख सचिव के नाम पे अगर वायरल किया गया तो प्रमुख सचिव या तो सफाई दे मतलब आकर के ये कि कैसे मुझसे बात जानते नहीं। हैं कि इस कौन किससे बात कर रहा है? ये तो मतलब आप तो आजकल वकील तो, है साहब। अरे मैं तो आपको ये स्पष्ट बता दूं, वीडियो आजकल आप फेसबुक पे देखिए, योगी आदित्यनाथ की भाषा में कोई वो ट्रांसलेटर है, वो जो मस्करी करते हैं जिस तरह से, क्या हाँ, कहते हैं, मिमिक्री करने वाले, वो आए दिन किसी ना किसी को धमकाते हुए नजर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो इन इस तरह के हथकंडों से संचालित हो रही है। योगी के नाम से जब कोई मिमिक्री कर दे रहा है तो वहां संजय प्रसाद थे नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? खुलेआम उसकी मिमिक्री जारी है फेसबुक पे। कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है, कभी किसी को सलाह दे रहा है, कभी किसी को चुनौती दे रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सर्कस बन चुका है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करिए, राजनीतिक व्यवस्था की। अब योगी जी को देखिए, बंगाल चुनाव में जा करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उत्तर प्रदेश नोएडा में उनके श्रम मंत्री बता रहे हैं तो पाकिस्तानियों का हाथ। जब उत्तर प्रदेश में मजदूर पाकिस्तान के अनुसार चलने लगा तो सरकार को तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। यो श्रम मंत्री तो सीधे योगी आदित्यनाथ को अपरिपक्व कार्यप्रणाली का प्रतीक बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नोएडा के मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पाकिस्तान के निर्देश पे ये अराजकता कर रहे हैं। बताइए क्या स्थिति है? हर भाजपा का नेता पाकिस्तान की आड़ में छुप जाने की कोशिश करता है। कभी लियारी की गली में विकास ढूंढ रहा है, कभी लियारी की गली में जीत ढूंढ रहा है। तो ये पूरी योगी सरकार पृथक हो चुकी है, भटक चुकी है, मंतव्यों से पूरी तरह इनकी सोच समाप्त हो चुकी है। संकीर्णता इतनी कि अब ये पाकिस्तान को ही अपनी उपलब्धि मान चुके हैं। इनकी भाषा हिंदू मुस्लिम की धुरी पे टिक गई है पूरी तरह से। अब श्रम मंत्री ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इतनी कमजोर पकड़ है उत्तर प्रदेश में कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के मजदूरों को भी प्रभावित कर रहा है। बताइए क्या स्थिति है? हास्यप्रद है। और कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। 19-20 में जो श्रम कानून पास कर दिया था केंद्र ने, 25 में पुनः उसको एक आदेश जारी किया गया, अध्यादेश जारी किया लागू करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार उस पर नहीं बात करे कि हम अक्षम थे। या तो इसलिए लागू नहीं हुआ कि वो केंद्र ने बनाया था, और उत्तर प्रदेश और केंद्र की हमेशा 36 की युति चलती रहती है। योगी जी इंतजार में रहे होंगे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब इसको उत्तर प्रदेश में लागू करवाऊंगा और अपने प्रतीकात्मक चेहरे को बिठा के उत्तर प्रदेश को नियंत्रित करूंगा। सारी स्थिति रखी की रखी रह गई और क्रेडिट पाकिस्तान को मिल गया। बताइए, पाकिस्तानी भी हंसते होंगे कि उत्तर प्रदेश का श्रम मंत्री ऐसा। प्रॉब्लम यह है, पूरी योगी कैबिनेट में आप देखिए, आधे से ज्यादा कैबिनेट अधकचरा जैसी है। अनएक्सपीरियंस लोगों को बिठा दिया है। जितने लोग को बिठाया उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कभी किसी कार्यप्रणाली का अनुभव नहीं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं, प्रोफेशनल डिग्रियां नहीं, किसी विभाग को चलाने का अनुभव नहीं, बस बिठा दिया है। श्रम मंत्री को अपना प्रोटोकॉल नहीं पता होगा, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और राजभर साहब बैठ करके दिन भर राजभर खेलते रहते हैं, गाली गलौज, ये तो श्रम मंत्री है। तो बड़ी हास्यप्रद स्थिति है। पूरा कैबिनेट अधकचरा सर्कस है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ। आप एक चलिए नोएडा, आप टंकी की नहीं बात नहीं, देख लीजिए। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, पवन खेड़ा पे ही आ रहा हूँ। टंकी की बात देख लीजिए, चूंकि प्रकरण आ गया तो ये भी आना जरूरी है। एक लगातार स्वतंत्र देव सिंह इनकी परछाई हुआ करते थे, अब नदारत है। 2 कंपनियों को टेंडर दे दिया, कंपनियां काम छोड़ के भाग गई 230 गांव की। बताइए, और टंकियां जो बन रही है और टंकियां फटी जा रही हैं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं, ना किसी का इस्तीफा, ना कोई सस्पेंशन, ना किसी को नोटिस, ना कोई जवाबदेही। ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पवन खेड़ा जी की आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि पुलिस वाले फ्रस्ट्रेशन में एनकाउंटर किए पड़े हैं। ये पहला प्रदेश है जहां मुंह से ठाए ठाए करके भी एनकाउंटर होता है। इतिहास में दर्ज है सर। ये तो आने वाले समय में इसकी प्रतीकात्मक उपलब्धियां बताई जाएंगी जब सत्ता बदलेगी तो। और पवन खेड़ा जी ने, देखिए, पवन खेड़ा जी को मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, अगर उनके पास प्रमाण हैं तो उनको कोर्ट में इन प्रमाणों को रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इन प्रमाणों को उनको उपलब्ध कराते हुए इसकी पे गंभीरता से जांच करने की मांग करनी चाहिए। और अगर ऐसे कोई प्रमाण नहीं है तो राजनीति को भटकाने की दिशा में ले जाने से बेहतर है कि मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से वो जो भी लीगल उनकी रेमेडी है उसका अनुपालन करें, अन्यथा उनके लिए लीगल समस्याएं बढ़ेंगी।
चलिए सर, विवेक जी आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।